डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हो कि बायो के स्टूडेंट का पहला सपना डॉक्टर बनना होता है और उसके लिए उसे नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है, जो आसान भी है और मुश्किल भी है। आसान तब है जब हमारे पास एक परफेक्ट स्ट्रेटजी हो और मुश्किल तब है जब हम रैंडमली तैयारी करते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको उन 10 पॉइंट के बारे में बताने जा रहे हैं जो नीट के सिलेक्शन को आसान कर देते हैं। तो आप 1 to 1 10 पॉइंट को जानेंगे जिनसे आपका नीट का सिलेक्शन काफ़ी आसान हो सकता है। और सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्फ इवैल्यूएशन की। देखिए, तैयारी करने से पहले आपको ये जानना होगा कि क्या मैं कैपेबल हूँ, क्या मैं डेडिकेटेड हो सकता हूँ, क्या मैं सिंसियर हूँ और क्या मेरे में पेशेंस है। अगर आप में 3 क्वालिटी हैं तो फिर आप आगे तैयारी की सोच सकते हो। तो सबसे पहला है कि सेल्फ इवोल्यूशन की जिस एग्ज़ाम को आप बीट करने की सोच रहे हो, क्या उसके लिए आप कैपेबल हो। हर बच्चे को पता होता है मेरी कितनी कैपेबिलिटी है। तो चूंकि बहुत ज़्यादा नंबर स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेट करता है, इसलिए बेस्ट टू बेस्ट का सिलेक्शन होता है। तो पहले अपने आप को इवेल्युएट करना है और उसमें आपको क्या देखना है कि आई एम सिंसियर, डेडिकेटेड और फर्म डिटरमाइंड एंड लेबोरियस। जब आपको इनका जवाब हाँ मिल जाए तो फिर आपको क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ द टीचर और कोचिंग करना है, क्योंकि टीचर और कोचिंग आपके रास्ते को आसान कर देते हैं। टीचर और कोचिंग कैसा हो? देखिए, टीचर वो अच्छा है जो आपको सही तरह से एक्सप्लेन करे, उसका कंटेंट एग्जाम के अकॉर्डिंग हो और वो आपके डाउट को सीरियस लेता हो। बस आपको ऐसे 3 टीचर ढूंढने हैं, एक फिजिक्स के लिए, एक केमिस्ट्री के लिए और एक बायो के लिए, या ऐसा कोचिंग ढूंढना है। तो आपका सेकंड हो गया सिलेक्शन टीचर और कोचिंग। और क्राइटेरिया मैंने क्या बताया कि वो एक्सप्लेनेशन अच्छा करता हो, उसका कंटेंट एग्जाम के अकॉर्डिंग हो और डाउट को वो बहुत सीरियस लेते हो। उसके बाद थर्ड क्या है, स्टडी मटेरियल। देखिए, स्टडी मटेरियल बच्चों के लिए तैयारी का वेपन, हथियार है जो हमेशा आपके साथ रहता है। तो आपके पास जो स्टडी मटेरियल है वो होना चाहिए जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट पूरी करता हो। और जैसा आप जानते हो, नीट केवल एनसीईआरटी से आता है और इसलिए आपके पास एनसीईआरटी होना कंपलसरी है, नई एनसीईआरटी होनी चाहिए। साथ ही साथ एक रेफरेंस बुक हो जो एनसीईआरटी को प्रॉपरली एक्सप्लेन करती हो, या बुक ना हो फिर उसके अलावा टीचर्स का जो कंटेंट नोट्स हो वो सफिशिएंट हो। तो एनसीईआरटी प्लस ए रेफरेंस बुक और टीचर नोट्स आपके पास होने चाहिए। और उसके साथ साथ आपके पास एक क्वेश्चन बैंक हो। क्वेश्चन बैंक वो हो जिसमें क्वेश्चन क्वालिटी हो। मेरे अकॉर्डिंग नंबर का क्राइटेरिया नहीं है। जिस क्वेश्चन बैंक में ज़्यादा क्वेश्चन है, ये नहीं कि वो अच्छा हो, हम चाहते हैं कि नंबर भले ही कम हो लेकिन क्वेश्चन क्वालिटी बेस्ड हो। ये 3 आपके पास स्टडी मटेरियल होना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल की आप बात करते हो कि ये भी ले लिया, वहाँ से ले लिया, इस टीचर का, उस टीचर का, इस इंस्टीट्यूट का, वो हमेशा नुकसान करता है। क्योंकि एक कंडेंस फॉर्म में जो स्टडी मटेरियल आपको मिल रहा है टीचर तरफ से या इंस्टीट्यूट जो आपके पास है, वही सफिशिएंट है। उसके बाद आपका टाइम टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट। टाइम टेबल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बिना टाइम टेबल के हम रैंडमली पढ़ाई करते हैं जो एक सिस्टमाइज नहीं है। जैसे आप हमेशा ब्रेकफास्ट सुबह करते हो, लंच दोपहर में लेते हो, डिनर शाम को लेते हो, फिक्स है बिल्कुल। तो बिल्कुल ऐसी आपके स्टडी के आवर फिक्स होने चाहिए। वो दिन में हो या रात में, वो आपकी खुद की अपनी चॉइस होती है, क्योंकि हर बच्चे का पढ़ने का टाइम टेबल अलग हो सकता है। लेकिन कोचिंग से अलग 8 आवर्स की स्टडी रिक्वायर्ड है। उसमें 2 आवर्स फिजिक्स के, 2 आवर केमिस्ट्री के, 2 आवर्स बायोलॉजी के, और जो 2 आवर्स बचते हैं वो आपके लिए अपनी जरूरत के हिसाब से आप उन्हें किसी भी सब्जेक्ट यूज कर सकते हो। मान लीजिए आज फिजिक्स का आपके पास लोड ज़्यादा है, आपको ज़्यादा क्वेश्चन लगाने हैं, तो आप फिजिक्स में ऐड कर लो। कल का टेस्ट केमिस्ट्री का था, उसे केमिस्ट्री में यूज़ कर लो। यानी 2 आवर्स आपके वॉलंटरी हैं जो आप अपनी मर्जी से यूज कर सकते हो जरूरत के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपका फ्रेंड सर्किल। देखिए, होता क्या है, हम कई बार नई नई तैयारी में जब जुटते हैं तो बहुत सारे फ्रेंड इकट्ठे कर लेते हैं। वो नहीं चलेगा, नहीं चलना चाहिए। आपके पास एक लिमिटेड सर्किल हो और वो आप जैसे स्टूडेंट्स का ही हो जिनकी कैलिबर, एबिलिटी आप जैसे थोड़ा आपसे ऊपर हो। और वो 2 या 4 ही होने चाहिए। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपके डाउट आपस में कई बार डिस्कस करके आप उसे मीट आउट कर लेते हो, सोल्व आउट कर लेते हो। और साथ साथ अगर फ्रेंड अच्छा है
तो फिर वो आपको जब नेगेटिविटी कई बार दिमाग में आती है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, तो अच्छे फ्रेंड्स आपको पॉजिटिव बनाते हैं और कहते हैं कि भाई सिलेक्शन क्यों ना हो, तेरे भी होगा, मेरे भी होगा, डोंट टेक टेंशन, हमें केवल एक एक सीट चाहिए, हमें मिलेगी। तो वो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है। और एक और ध्यान रखिए, जिस दिन आप डिसाइड करते मैं डॉक्टर बनने की तैयारी करने जा रहा हूँ, तो आप में बहुत एनर्जी होती है, लेकिन धीरे धीरे एनर्जी डाउन हो चली जाती है, क्योंकि लंबा रास्ता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि फर्स्ट टू लास्ट आपको जो अपनी एनर्जी लेवल है, आपकी विल पावर मेंटेन रहनी चाहिए। उसके बाद यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। देखिए टेक्नोलॉजी आपके पास कंप्यूटर है, मोबाइल है, लैपटॉप है, टीवी है, इनका फ़ायदा नुकसान दोनों है। तो एक अच्छे स्टूडेंट्स को एक लिमिटेड टाइम जो है वो टेक्नोलॉजी देना चाहिए। जैसे अगर हम ये कहें कि टीवी है तो आप बहुत थोड़ा देख सकते हो, एडिक्शन नहीं होना चाहिए। अगर आपको मोबाइल नेट यूज़ करना है तो अपनी स्टडी के लिए यूज़ करो, ना कि फेसबुक या किसी और कंटेंट के लिए यूज़ करो। अक्सर जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो टॉपर होते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि आई हैव नेवर यूज्ड मोबाइल एंड नेवर वॉच द टीवी ड्यूरिंग माई स्टडी आवर्स, ये स्टडी डेज मैंने देखा ही नहीं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसका मिस यूज़ नहीं करना, एक लिमिट तक यूज़ कर सकते हो। उसके बाद रिवीजन नोट्स। देखिए होता क्या है, जब आप पढ़ते हो तो वो शीट या नोट्स या बुक का कंटेंट काफ़ी बड़ा होता है, तो पढ़ते टाइम आपको आइडिया होता चलता रहता है कि भाई ये मुझे क्लियर है और ये मुझे अनक्लियर्ड है। तो जो आपको अनक्लियर्ड है, आपको याद नहीं हो रहा है, टफ लग रहा है, उसके आप छोटे छोटे कट नोट्स बनाते रहो, जिनको रिवीजन नोट्स बोलते हैं। चूँकि बार बार आप पूरे लेसन तो पढ़ोगे नहीं, पूरी शीट तो पढ़ोगे नहीं, लेकिन उसके लिए अगर आपके पास कट नोट्स हैं तो रिवीजन करने में आपको बहुत आसानी होगी। मेरा अपना मानना है, कोई भी एक सब्जेक्ट टॉपिक की बात करूँ मैं, जैसे मान लीजिए आपने ह्यूमन हेल्थ डिजीज़ पढ़ा जो 12-13 पेज में है, तो आपका वो कट नोट्स में 1.5-2 पेज में आ जाना चाहिए, क्योंकि उसमें आप वही पार्ट लिखोगे जो आपको प्रॉब्लम कर रहा है। तो रिवीजन हमें शॉर्ट करते जाना चाहिए। उसके बाद टेस्ट। देखिए टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और टेस्ट से हमें ये जज कर पाते हैं हम अपने आप को कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। एक आपका सेल्फ टेस्ट होना चाहिए और एक आपका कोचिंग का या टीचर का टेस्ट लगातार चलते रहना चाहिए। जैसे ही आपके टॉपिक ख़त्म होता है, सपोज ख़त्म हुई बायोटेक्नोलॉजी, तो उसको अच्छी तरह पढ़िए और फिर जो भी आपके पास क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बुक है, उसके क्वेश्चन लगाइए और आप देखिए कि आप कहाँ कहाँ किन क्वेश्चन में गलती कर रहे हैं। हमेशा प्रायोरिटी उन क्वेश्चन जरूर दीजिए जो पहले आए हुए हैं। जो बहुत पुराने क्वेश्चन हैं 32 ईयर्स 42 ईयर्स, उनको टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि तब से अब तक सिलेबस कई बार चेंज हो चुका होता है। तो हमेशा हमें 10 साल के आसपास क्वेश्चन आपको करने चाहिए। और एक पॉइंट और बता दूं मैं आपको, जब आप क्वेश्चन सोल्व करते हो तो हर क्वेश्चन 4 ऑप्शन हैं, आप देखते हो इसका ऑप्शन ये है, लेकिन जो बाकी 3 ऑप्शन हैं वो क्या हैं, आप अगर ये जान लोगे तो सिलेक्शन बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आंसर के साथ जो अदर ऑप्शन है वो क्या हैं, यू हैव आल्सो फाइंड दैट। उसके बाद टेस्ट जो टीचर का होता है, जो कोचिंग का होता है, उसके लिए आपका वही जील होनी चाहिए कि भाई आज मेरा टेस्ट है और मैं पूरे एनर्जी के साथ जाऊंगा। जैसे आपका मेन एग्जाम होना, पूरी तैयारी के साथ आपको जाना है, उसी के साथ रखना है। टेस्ट से मुझे बहुत कुछ मिलना है, तो टेस्ट को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए, टेस्ट को आपको परफेक्टली अटेंड करना चाहिए। और टेस्ट होने के बाद जब आपको आंसर की मिलती है तो आप देखिएगा आपने किन क्वेश्चन गलत किया है और फिर अपने आप से पूछिएगा कि मैंने इस गलत क्यों किया है, और जो आपकी कॉमन मिस्टेक चली आ रही है उनको दूर करना है। टेस्ट का जो आपका एनालिसिस है उससे आपको पता चलता है मैं कहाँ कहाँ गलती करता हूँ। कुछ बच्चे क्वेश्चन पढ़ने में गलती करते हैं, कुछ बार बार जो आंसर शीट है उसे भरने में गलती करते हैं, कुछ करेक्ट इनकरेक्ट पढ़ने में गलती कर लेते हैं। तो आपको एक ट्रेंड पता चल जाएगा कि हर बार मेरी कॉमन गलती ये है, उसे आपको दूर करना है। और उसके बाद जो टेस्ट में प्रॉब्लम आई हैं जरूर डिस्कस करिएगा अपने जो आपके फ्रेंड सर्कल में अच्छे स्टूडेंट्स उनके साथ और टीचर के साथ। सेल्फ आइसोलेशन देखिए बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा आप जब तक आपका एक मंजिल चल रही है, एग्ज़ाम जब तक आपका ना हो जाए, बहुत ज़्यादा मिलना जुलना, बहुत ज़्यादा जो जो रिलेशंस हैं उनको अटेंड करना या फंक्शन अटेंड करना वो नुकसान देने वाला होता है। तो आप ये मान चलिए कि आपका एग्ज़ाम जब तक नहीं हो जाए तब तक आपकी तपस्या है, उसको आप थोड़ा सा अलग रह के, थोड़ा सा आइसोलेट करके, मतलब आइसोलेट मतलब ये नहीं, आइसोलेशन मतलब ये नहीं कि आप एक रूम में बैठ जाएं, मतलब एक रिलेशंस को थोड़ा सा एक्सटेंड रखना है। उसके बाद लास्ट कंप्लीट सिलेबस टाइमली। जो सिलेबस है वो 1 टू लास्ट लाइन कंप्लीट होना चाहिए, उसमें किसी तरह से आप शॉर्टिंग ना करें, कोई पार्ट ना छोड़ें। सिलेबस की एक एक टॉपिक, एक एक लाइन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है।
अगर सिलेबस टाइम से पूरा होता है तो ये हमें पॉजिटिव थॉट देता है कि भाई मेरा सिलेबस टाइम से पूरा हो गया, और उसके बाद आपको जो रिवीजन है उसके लिए भी परफेक्ट एक्यूरेट टाइम मिल जाता है। तो इन 10 पॉइंट को अगर हम फॉलो करते हैं तो नीट के सिलेक्शन में काफ़ी आसानी हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि इन 10 पॉइंट को, 10 टिप्स को जानने के बाद आपका सिलेक्शन काफ़ी आसान हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।